हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके लिए हम चालू करते हैं एटम की हिस्ट्री से। तो सबसे पहले हमें जाना होगा 400 BC में। 400 BC में इंडियंस और ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा कि अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी मैटर को अगर हम तोड़ते जाते हैं, उसे छोटे से छोटे पार्ट तक तोड़ते जाएंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगा उसे एटम कहेंगे। तो महर्षि कन्नड़, जो कि इंडिया के एक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने क्या किया, एक चावल का दाना लिया और उसे उन्होंने तोड़ना चालू किया। पहले उसे बीच से तोड़ा, फिर उसके टूटे हुए हिस्से को बीच से, फिर उसके हिस्से को बीच से, ऐसे करते करते उन्होंने कहा जो आखिरी पॉसिबल पार्ट होगा जिसे इंसान तोड़ सकता है उसे उन्होंने नाम दिया अणु। और उन्होंने कहा इससे भी अगर किसी तरह से हमें इसे छोटे रूप में तोड़ा जाए तो उसे उन्होंने नाम दिया परमाणु। तो उसी तरफ जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने इसे नाम दिया एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। और आज के टाइम में ज़्यादातर साइंटिफिक नेम्स लैटिन ओरिजिन को ही डिनोट किए जाते हैं, इसलिए आज हम एटोमियो से डिराइव करके एटम का यूज़ करते हैं। तब हम 1800 BC में हम ये जो आइडिया था ये बस एक थ्योरेटिकल आइडिया थी कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर ये बात थी 400 BC। उसके बाद हम आ जाते हैं 1808 AD में। इस टाइम पे आते हैं सर जॉन डाल्टन, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल के केमिस्ट्री टीचर थे। इन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी एटम्स हैं, उन्हें हम अगर तोड़ने जाए तो उसकी सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटे पार्ट को एटम कहा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हर एलिमेंट का एटम उसके हर दूसरे एटम से आइडेंटिकल होगा। यानी कि अगर हम नाइट्रोजन गैस का एक एटम लेते हैं जो कि हम बैंकॉक से लेते हैं, और दूसरा नाइट्रोजन गैस का एटम हम श्रीलंका से लेते हैं, तो ये दोनों एटम्स सेम होंगे। तो ये रहा हमारा श्रीलंका का एटम और ये हमारा बैंकॉक से लिया हुआ एटम, दोनों नाइट्रोजन के एटम से दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर हम इसी नाइट्रोजन गैस के एटम को हम लेते हैं उड़ीसा से और एक ऑक्सीजन गैस के एटम को लेते हैं हम उड़ीसा से, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मास, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो उनके इस थ्योरी ने हमें ये तो बता दिया कि एटम से मास हर मैटर बना है। और इनके इस थ्योरी की वजह से ये बात तो कंफर्म हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है, जिसके अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि हम अणु को, परमाणु को ना ही बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। और उनके इसी थ्योरी की वजह से हमें ये भी पता चला कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस भी सही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस ये बोलता है कि अगर दो वस्तु को अगर मिला के हम उससे बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं, तो उसमें से अगर एक की मात्रा बराबर है तो दूसरे की मात्रा में अंतर होगा। अब हम इसे समझते हैं दूध से। अगर हम दूध में चीनी मिलाते हैं, ठीक, इसे गर्म करते हैं तो हमें मीठा दूध मिलेगा। मगर वहीं पे हम दूध में चीनी मिलाते हैं, मगर इस बार हम दूध की मात्रा को घटा देते हैं। यानी कि चीनी उतनी ही है मगर दूध की मात्रा घट चुकी है, मास में चेंज आया है। और फिर हम वापस इसे गर्म करते हैं तो दूध क्योंकि कम है तो वो आसानी से ज़्यादा गाढ़ा होगा और मिठास भी ज़्यादा होगा, तो इसे हम रबड़ी कह सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि चीनी था उसका मास सेम रहा, और दूसरा ऑब्जेक्ट यानी दूसरा मैटर, दूसरा पार्टिकल, उसका जो मास था वो चेंज हुआ। इस वजह से हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले, यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, और ये दोनों प्रोडक्ट ओरिजिनल रिएक्टेंट्स के मास पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक। तो ये दो लॉज इनकी इस थ्योरी की वजह से प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैसे, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक।
तो 1830 1830 में, यानी सबसे पहले हम गए 400 बीसी में। 400 बीसी में हमें ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर्स ने बताया कि एटम जैसा कोई चीज़ होता है, ये बस सोचा गया था, कहानी माना गया था, जैसे हम कल्पना करते हैं, उन्होंने ये कल्पना की। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 1808, जहाँ पे जॉन डाल्टन, एक ब्रिटिश स्कूल के टीचर, ने एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि एटम सबसे छोटी इकाई है हर वस्तु की। उसके बाद आते हैं 1830 में मिस्टर माइकल फैराडे। अब जो फैराडे साहब थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, उन्होंने कहा जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट में, माइकल फैराडे साहब ने कहा, जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और उसमें एक डीसी पावर सप्लाई देते हैं, तो उन इलेक्ट्रोड्स के एंड्स पे केमिकल रिएक्शन होता है। इस एंड पे केमिकल रिएक्शन होगा। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट वो एक ऐसा वस्तु हो जिसमें अगर हम बिजली या ऊर्जा दे तो इस छोर से दूसरी छोर तक जा सके। यानी कि अगर आप पानी में बिजली डालते हैं और कोई आदमी उसमें हाथ डालते हैं तो उससे आपको करंट जरूर लगेगा, मगर आप एक लकड़ी के टुकड़े पे दोनों ओर बिजली की नंगी तारें रखते हैं, तब भी अगर आप लकड़ी को छूते तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो पानी असल में वो प्योर वाटर नहीं होता जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो पानी एक इलेक्ट्रोलाइट है और लकड़ी एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में उसके बारे में पढ़ा है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट से देखा गया कि जो नेगेटिव एंड था, नेगेटिव एंड पे पॉजिटिव आयंस जैसे कि H+ और मेटालिक आयंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद थे, वो यहाँ पे जाते, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल था एनोड पे जाते, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करते और वो लिबरेट होते एज, अगर वो एज आयरन, अगर यहाँ पे Fe2+ गया होता या फिर Fe3+, तो आयरन के रूप में लिबरेट होता। अगर वहाँ पे Fe2 गया तो अभी आयरन के रूप में लिबरेट होता। H+ गया तो हाइड्रोजन के रूप में लिबरेट होता। मगर वहीं पे जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स हैं, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि O2- हमारे सॉल्यूशन में था H2SO4, ठीक। तो H जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर गया, ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गया, और पॉजिटिव टर्मिनल में जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो ऑक्सीजन के रूप में लिबरेट होता है। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग को ये पता चला कि अरे नेगेटिव टर्मिनल पे मेटल तो जमा हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे गैस तो निकल रहा है, मगर कैसे? अगर हम बस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं जो कि एनर्जी है, उस टाइम ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो मैटर कैसे डिपॉजिट हो रहा है, मैटर कैसे लिबरेट हो रहा है। तो माइकल फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो लिबरेशन हो रहा है इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का हाथ है, और इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल नेचर शो करती है। यानी कि अगर हमें मैटर मिल रहा है, यानी कि हमने मैटर दिया और हमने असल में प्रोवाइड क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से असल में हम मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे हमें ये तो पता चल गया, इससे हमें ये तो पता चला कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी है तो ये सिर्फ एक एनर्जी ही नहीं, अगर हम इसे मैग्नीफाई करें, अगर इसे हम मैग्नीफाई करते हैं तो असल में इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और यही मैटर है। तभी तो अगर हम किसी भी एनर्जी को उसमें दे नहीं रहे हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट को, तो फिर वहाँ पे नया मैटर बन कैसे रहा है। तो इससे माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकता है। अगर मैं पत्थर की कुछ टुकड़ों को पानी में फेंक दूँ तो वो पत्थर भी पार्टिकल है। हर चीज़ एक पार्टिकल हो सकती है। अब हम चल जाते हैं 1850 में।
अब 1850 में क्या हुआ कि माइकल फैराडे ने कहा अच्छा ठीक है चलो, अब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, एक बी कर लिया, उसमें लिक्विड था। जो इलेक्ट्रोलाइट अभी तक यूज़ हो रहा था 1830 से 1850 तक, उसमें लिक्विड यूज़ हुआ करता था। तो अब उन्होंने सोचा क्यों ना हम सेम एक्सपेरिमेंट को एक गैस में ही करके देखें, क्योंकि अगर लिक्विड फ्लूइड है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है तो गैस भी तो फ्लूइड है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए अपने एक्सपेरिमेंट में सर्टेनिटी, मतलब हर बार अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट करें तो हर बार सेम रहे, मेंटेन करने के लिए उन्होंने यूज़ किया कैथोड रे का। तो ये है वो कैथोड रे, ये है हमारे कैथोड रे। तो कैथोड रे में असल में क्या था कि एक कंटेनर लिया गया, उसने हमें एक स्पेसिफिक गैस भर दिया। मान लीजिए हम अलग अलग जगह से गैस लेते हैं, कोई इंडस्ट्रियल साइट है वहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो हमारे एक्सपेरिमेंट में अंतर आ जाएगा। हम किसी जंगल से लेते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो एक्सपेरिमेंट में अंतर आ जाएगी। इसलिए हमने एक कंटेनर लिया, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का गैस डाला ताकि हम जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करें हमें सेम रिज़ल्ट आके मिले। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के माइकल फैराडे ने एयर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करने का ट्राई किया। अब देखिए उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि एयर जो है एक इंसुलेटर है, एयर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। ठीक, अब आप मान लीजिए कि एक पाइप है, पाइप सिलेंडर कुछ भी, जिसमें से हम एयर को पास करने वाले, अगर हम इसे ऐसे काटते हैं, क्रॉस सेक्शन जिसे कहा जाता है, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए कि ये इसका क्रॉस सेक्शन है और इसमें हवा भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो सब जगह जा रहे हैं, मगर जो खाली स्पेसेस है वो बहुत छोटे छोटे और बहुत कम है। ठीक, मगर इलेक्ट्रॉन का साइज़ जो है इतना बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस छोटे से स्पेस से बाहर नहीं जा सकता है। तो स्पेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर घटाएंगे। हाँ, प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसके वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास है, तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो ये जो मॉलिक्यूल्स पास पास थे वो दूर जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पेसेस थे, जो खाली जगह थे, वो पहले से ज़्यादा होंगे। ठीक, वहीं पे जो स्पेसेस थे अब पहले से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिसका साइज़ इतना सा है ये आसानी से इस स्पेस को पार कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जिसका साइज़ इतना सा है ये स्पेस को आसानी से पार कर सकता है। तब चलिए, ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि गैस एक इंसुलेटर है, उसे हमने कैसे ठीक किया। हमने क्या किया, प्रेशर घटाया, जिससे जो खाली स्पेसेस था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है वो पार्टिकल है, और पार्टिकल को एक छन्नी में अगर आप आटा डालते हैं तो छन्नी से पार करने के लिए उसमें छोटे स्पेसेस होते हैं, तभी आटा जो एक पार्टिकल है पार कर पाता है। तो वहीं पे अगर आप एक प्लेट में आटा डालेंगे तो उसको पार नहीं करेगा, क्योंकि उस पार्टिकल साइज़, आटे के पार्टिकल साइज़ से प्लेट के अंदर जो एटम्स की दूरी है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे हमने गैस में अगर प्रेशर बहुत घटा दिया तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चल जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर चल जाएंगे, तो उसमें मौजूदा स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पार कर पाएगा। अब हमारा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था गैसेस के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करने में कि गैस एक इंसुलेटर है, वो प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये हमारा रहा कैथोड रे, इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, आप सबने ये तो पढ़ा होगा कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता है और करंट चार्ज की उल्टा दिशा में जाता है। असल में ये बात हमें बिल्कुल गलत बताई गई है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम होती है। आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर एक टंकी रखी हुई है, ठीक, इसमें पानी बहुत है और मैं इसमें एक छोटा सा पाइप लगाता हूँ और नीचे एक छोटा सा ग्लास या बकेट रखता हूँ, तो इसमें पानी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, पानी ज़्यादा, पानी कम, पोटेंशियल ज़्यादा, पोटेंशियल कम, तो यहाँ पे से पानी बहते हुए यहाँ आएगा। ठीक,
इसी चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल कम, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बहते हुए इधर की ओर आएंगे। ये असल में होता है करंट, जो कि असल में मूविंग चार्ज होता है। तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, तो चार्ज भी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और करंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। मगर उस टाइम पे जब ये रिसर्च किया गया था तो उस टाइम बस मान लिया गया था, अज्यूम किया गया था। उस टाइम में साइंटिस्ट को लगता था कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स की वजह से होता है, ना कि नेगेटिव पार्टिकल्स की वजह से। मगर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को कंडक्ट किया तो उन्हें दिखा करंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मगर उन्होंने माना कि चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो उन्हें बस ये लॉ दे दिया, रूल दे दिया कि चार्ज की ठीक अपोजिट डायरेक्शंस में करंट फ्लो करेगा। मगर अभी जब हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है तब हमें पता चला कि जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो असल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ना कि कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल जो कि प्रोटॉन्स हैं। अब ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। इधर से इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो एक पार्टिकल है जी, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है, तो वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं। मगर क्योंकि इसका साइज़ बहुत बहुत छोटा होता है, वो फर्मी में उसका साइज़ नापा जाए 10⁻⁻15 मीटर्स में, ठीक। तो क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है तो हम इसे ह्यूमन आई को ये ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। मगर इतना छोटा उस टाइम पे, जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1850 में, उस टाइम पे ऐसा कोई मशीन नहीं था कि हम इसे मैग्नीफाई कर सके। तो उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्या किया, करंट को बढ़ाया। करंट बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि दूरी तो उतनी ही है। ये जो दूरी है हमारे इलेक्ट्रोड्स की, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स एक बार में निकल सकते हैं वो तो सीमित है कि एक बार में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मगर क्योंकि अब हमने करंट बढ़ा दिया, आई जो है वो बढ़ गया है और एरिया जो है वो अभी भी कांस्टेंट है, ज़्यादा करंट ले जाने के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक। तो अब क्या हुआ, जहाँ पहले नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल एक बार में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही जा पा रहे थे, अब वहीं पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाने लगे। एक वक्त में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सोचने वाली बात है, अगर आपसे 10 किलोमीटर पे एक फूल है तो आप उसे नहीं देख पाएंगे, मगर वहीं पे आपसे 10 किलोमीटर पे हज़ारों 2000 फूल है तो आप उसे गुच्छे के रूप में देख सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ किया गया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ गैस को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक। अब देखिए, हमारे पास ये कैथोड ट्यूब है, इधर हमने डाला नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। इधर जगह खाली रखा, इधर से वैक्यूम पंप की ओर हमने एक पैसेज दिया, ठीक। वैक्यूम पंप की ओर क्यों, ताकि हमें प्रेशर घटाए। प्रेशर घटाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की दूरी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स की दूरी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की आसानी से कंडक्ट हो पाएगा और एयर एक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को खो देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले थोड़ा चार्ज दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत पतले जा रहे थे, तो हम उन्हें ऑब्जर्व आसानी से नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, चार्ज बहुत बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे एक बार में जाएंगे, तो अब हम उसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे दे दिया हमने बैटरीज, यानी डीसी पावर सोर्स। तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, यानी पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। पार्टिकल्स तो हो रहा है तो हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मगर हमने मान लिया कि पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहे हैं। अब बारी थी ये चीज़ को कंफर्म करने की, क्या ये सच में फ्लो कर रहे हैं।
तो उसके लिए हमने यूज़ किया एक परफोरेटेड एनोड। मुझे यकीन है आप लोगों को ये तो पता होगा कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो अब साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व करने के लिए कि ये हमने जो थ्योरी लगाया है कि कुछ पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी में मौजूद है, और हमें इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से पता चला था कि इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिकल्स मौजूद है, वो सच में फ़्लो कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एनोड में कुछ छेद बना दिए, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे से रुकिए गलती, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो जा रही थी अभी भी आएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड के सरफेस को टच करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो इस वायर की मदद से आते हुए सेल में चल जाएंगे, इधर से अपने नेक्स्ट रोटेशन पे निकल जाएंगे। मगर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हुए इन होल्स में, स्पेसेस में चल जाएंगे, वो इसे पार करते हुए पीछे की ओर निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेसेस में आएंगे वो इस एनोड से बचते हुए पार करके पीछे की ओर निकल जाएंगे। अब साइंटिस्ट ने इसे कंफर्म करने के लिए कि क्या कोई चीज़ इधर जा रहा है, इस जगह को, इस सरफेस को कोट कर दिया जिंक सल्फाइड में, जिंक सल्फाइड में, ZnS, जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। मैं आपको एक लॉ बताता हूँ, उसे आप हमेशा याद रखिए, जो आपके फ्यूचर में बहुत मदद करेगा। एक सिस्टम, तो आप लोगों को सिस्टम शायद नहीं पता हो, सिस्टम कोई भी वस्तु, ग्लास है, पानी लिया, सिस्टम, बॉल है, क्रिकेट बॉल, ड्यूस बॉल, सिस्टम, बैडमिंटन रैकेट है, ये भी एक सिस्टम है, कैरम का स्ट्राइकर है, ये भी एक सिस्टम है, कोका कोला की बॉटल है, ये भी एक सिस्टम है, ठीक। तो हर वस्तु जिसे हम स्टडी करेंगे, हर वो चीज़ जिसे हम स्टडी करेंगे, वो एक सिस्टम है। अगर आप किसी भी चीज़ में एनर्जी देते हैं, अगर आप किसी चीज़ में एनर्जी देते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। स्ट्राइकर अपने पोजीशन पे, रेस्ट पे वो स्टेबल है, आपने इसे स्ट्राइक किया, मारा, वो अनस्टेबल होकर अपनी जगह से मूव करेगा। आपने बैडमिंटन रैकेट को एक जगह रखा है, वो स्टेबल है, आपने उसे मारा, उसकी वायर्स थोड़ी वाइब्रेट करेंगे, और दूसरी कोई वस्तु जैसे कॉर्क जो वायर से कांटेक्ट में आएगी, वो भी उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को लेकर वो मोशन में चल जाएगी। बॉल रेस्ट पे है, एनर्जी दिया, उसे आपने थ्रो किया, वो मोशन में चल जाएगा, वो अनस्टेबल होगा। ग्लास में पानी है, आपने ग्लास को थोड़ा हिलाया, एनर्जी दिया, सिस्टम अनस्टेबल होगा, पानी हिलने लगेगा। अब हर वस्तु इस ब्रह्मांड में खुद को स्टेबल रखना चाहती है, तो अगर इसमें एनर्जी बढ़ गया, ये अनस्टेबल हो गया, तो वापस ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, क्या करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा। बॉल हवा में जा रही है, धीरे धीरे एयर ड्रैग होगा, एनर्जी लूज़ करेगा, स्टेबल होगा। स्ट्राइकर को मारा, दूसरे पीस को मारते हैं, बोर्ड के कॉर्नर से टकराते हैं, एनर्जी लूज़ करते हैं, हीट या काइनेटिक एनर्जी, शॉक एनर्जी या फिर साउंड में, और फिर वो स्टेबल होता है। ग्लास हिल रहा है, धीरे धीरे वो एनर्जी लूज़ करता है हीट के रूप में, और वो स्टेबल होता है। सेम चीज़ को यहाँ पे ZnS, अब ZnS में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल्स, इसमें कुछ एनर्जी है। तो ZnS में जैसी एनर्जी मिला, वो हो गया अनस्टेबल। अब स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, लूज़ करेगा एनर्जी, सिंपल सी बात है। तो किस फॉर्म में लूज़ कर सकता है, एक ही तरीका, या तो वो लाइट रिलीज़ करेगा या फिर वो हीट रिलीज़ करेगा, या तो वो लाइट रिलीज़ करेगा या हीट रिलीज़ करेगा, क्योंकि मैकेनिकली ये रिलीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये तो बस पेंट है, इसमें मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा मास या वॉल्यूम नहीं है। टीवी में इसे आप भी देखेंगे, जो पुराने ज़माने के टीवी होते थे, उसमें भी कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है, उसमें भी जिंक सल्फाइड होता है, फॉस्फोरेसेंट या फिर फ्लोरेसेंट, ऐसे मटेरियल्स जिनमें एनर्जी पड़ने पे वो साइन करते हैं। अगर आप देखेंगे टीवी को बहुत देर तक चलाने के बाद अगर आप उसे हाथ से छुएंगे तो गर्म होता है, वो असल में स्टेबल होने के लिए एनर्जी लूज़ कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कैथोड रे लिया, कैथोड रे ट्यूब, एनोड लगाया, कैथोड लगाया, परफोरेट किया एनोड को, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स पार करके इधर स्ट्राइक किए, इलेक्ट्रॉन्स इसे पार करके इधर स्ट्राइक किए, और उन्हें इस सरफेस पे क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, जिंक ने एनर्जी रिलीज़ किया, किस फॉर्म में? लाइट और हीट से। तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि हाँ, हमने जो अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिसिटी में जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं और वो इस सरफेस को स्ट्राइक करके इसमें एनर्जी देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये जो बीम्स थे ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड से जा रहे थे, तो उन्होंने इस रे को नाम दे दिया कैथोड रे या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एनर्जी जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, असल में ये पार्टिकल्स है। ठीक, हमें ये तो पता चल गया कि वो कुछ पार्टिकल्स है, मगर अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि उनका नेचर कैसा है। तो मगर इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बातें पता चली कि अगर आप कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, प्रेशर घटाते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे। आप इन पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मगर जब आप एक फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल दें तो फिर उसे पे जो एनर्जी रिलीज़ होगा स्टेबल होने के लिए, उससे हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स गए। ठीक, तो अब हम आते हैं इस बात को पता करने में कि हमें ये बात कैसे पता चला कि ये जो पार्टिकल्स थे ये इलेक्ट्रॉन्स ही थे। ठीक, तो ये कैथोड रे ट्यूब है जिसे हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया है? ये जो हमारा एनोड था, इससे हमारे स्क्रीन पे जो दूरी थी हमें इसे बहुत बढ़ा दिया है, इसके डायमीटर को बड़ा कर दिया है। बाकी सब पिछले एक्सपेरिमेंट से सेम है। हमने वैक्यूम रखा है, इसमें शो नहीं किया गया, मगर यहाँ पे वैक्यूम है जिससे प्रेशर घटा है, चार्ज बहुत हाई है, करंट बहुत हाई है, परफोरेटेड एनोड है ताकि कैथोड रे से पार कर सके। अब देखिए, आप सबको एक बेसिक रूल तो पता होगा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपेल। ठीक, तो यहाँ पे जो चार्जेस आ रहे थे हमने इन्हें सब्जेक्ट किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दो नंगे तार जिन्हें हमें बहुत हाई करंट पे रखा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक फील्ड जा रहा है ना। तो ये जो करंट हमें जा रहा था ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुआ और नेगेटिव की ओर चल गया। अभी आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैग्नेट है वो नहीं रखा हुआ है और ये जो एनर्जी, जो पार्टिकल्स आ रहे थे वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल हुए और ए पे चल गए। जिससे हमें क्या पता चला? अगर कोई एनर्जी, कोई पार्टिकल पॉजिटिव फोर्स से, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है तो वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज से रिपेल हो रहा है तो वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। तो साइंटिस्ट ने जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल्स पे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो असल में बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल्स जा रहे थे बी पे, वो अब स्ट्राइक कर रहे हैं ए पे। अब चलिए, अब हम हटा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, अब हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद अचानक से अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज करके बी पॉइंट पे स्ट्राइक होने के बजाय वो सी पॉइंट पे चल जाते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों के, मुझे यकीन है बहुत सारे स्कूल्स बस टीचर्स ने बोला होगा ठीक है भाई ऐसा होता है, बी की जगह सी पे चल गया, और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ दे, डायरेक्शन बदल दे मैग्नेट्स का, तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो किस साइड डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मेन कारण होता है कि हर चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर एक फोर्स होता है, अप्लाई होता है, और उस फोर्स का नाम है लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक, इतना आपको याद रखना है कि अगर कोई भी चार्ज या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो इस डिफ्लेक्शन को पता करने के लिए सर फ्लेमिंग ने हमें एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी रूल का हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसी रूल का हम यूज़ करते हैं डीसी मोटर्स में। तो अब हम आते हैं इस रूल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेडिकल फिंगर हमारा डिनोट करता है करंट बोले तो चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इंडेक्स फिंगर हमारा डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सबको ये तो पता होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ से साउथ। इसमें ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से साउथ क्या है, नॉर्थ से साउथ कुछ एनर्जी फ्लो नहीं कर रहा, कुछ पार्टिकल फ्लो नहीं कर रहा,
बस हमने मान लिया कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ और साउथ के बीच में है तो उसका डायरेक्शन हम नॉर्थ से साउथ लेंगे, और जो थंब है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो उस चार्ज्ड पार्टिकल में किस डायरेक्शन में लगेगा। ये जो तीनों फिंगर है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ आप अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, राइट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब को इस तरह से निकालें कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतर पे हो, है ना। अब आप अपने मिडिल फिंगर को अलाइन करेंगे कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में, ठीक, क्योंकि इधर हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। अब अपने मिडिल फिंगर को सेम पोजीशन पर रखते हुए अपने इंडेक्स फिंगर को अलाइन करेंगे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक, क्योंकि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो थंब है वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड यानी B to C डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो इस हिसाब से डिफ्लेक्शन हुआ। अगर आप यहीं पे मैग्नेट का पोल बदल देते, नॉर्थ पे साउथ, साउथ पे नॉर्थ रखते, मिडिल फिंगर जाएगा कैथोड से एनोड की ओर, मगर आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन जो इस डायग्राम में दिखाया गया वैसे जाएगा, तो आपका थंब ऑटोमेटिकली पॉइंट करेगा B से A डायरेक्शन की ओर। तो इस तरह से आया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन। तो इस बात से हमें ये बात तो कंफर्म हो गया कि जो चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव से रिपेल हो रहा है। और इसी का यूज़ करते हैं 1897 ईयर 1897 में जे थॉम्सन जो कि एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे, जॉन डाल्टन ब्रिटिश स्कूल टीचर और जे थॉम्सन एक ब्रिटिश फिजिस्ट। वेट अ मिनट, एटीन 97 में आके जे थॉम्सन ने चार्ज टू मास रेशियो निकाला। चार्ज टू मास रेशियो किसका? कैथोड रे पार्टिकल्स। ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स है, क्योंकि ये नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं तो इन्हें नाम दे दिया गया था इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाला। इसका मतलब E/m/e चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि इस पार्टिकल में चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय इस पार्टिकल का मास कितना है। तो इस चार्ज टू मास रेशियो को हम देखते हैं अपने अगले वीडियो में।